गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के मद्देनज़र मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ कौन सी हैं, और उनमें से भी यदि आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ को चुनना हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी को चुनना हो, तो निस्संदेह आप ज्या प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को ही चुनेंगे, क्योंकि ज्या प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है एजुकेशनल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी पर्पस से इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना या इसको सिलेबस में रखे बिना आप चाइल्ड साइकोलॉजी को जान ही नहीं सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, कंस्ट्रक्टिविज़म आदि का रूट ही यही है, ज्या प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्या प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं, सीटेट, टीईटी, नेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्या प्याजे के बारे में कुछ सामान्य जानकारी को देखेंगे। तो यदि हम बात करें तो ज्या प्याजे का पूरा नाम क्या है? ज्या विलियम फ्रिज प्याजे। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ और 16 सितंबर 1980 में इनकी डेथ हुई। देखिए, ज्या प्याजे फेमस किस लिए थे, अपने किन किन कामों के लिए फेमस थे, ये क्यों जाने जाते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में? तो देखिए, लिख रखा है नोन फॉर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। इस टर्म को ऐसे ही याद रखिएगा, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और अभी आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है। उसके बाद और किस चीज़ के लिए इन्हें जाना जाता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व के लिए। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद के लिए भी इन्हें जाना जाता है। तो अगर हम लोग प्याजे की बात करें तो प्याजे का जो अर्लियर इंटरेस्ट था, मतलब शुरुआत में जब इनका जो रुचि था जूलॉजी फील्ड में थी, मतलब जंतु विज्ञान के क्षेत्र में थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये अल्फ्रेड बिने के साथ ऐड हुए, अल्फ्रेड बिने उस समय के बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे और वो इंटेलिजेंस टेस्ट पे बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे थे, बहुत बुद्धि परीक्षणों का निर्माण करने में लगे हुए थे। तो उसी दौरान ज्या प्याजे भी उनसे जाकर जुड़े, किनसे? अल्फ्रेड बिने से। इसी बीच ज्या प्याजे की जो पीएचडी थी 21 ईयर की एज में कंप्लीट हो चुकी थी। और देखिए लिखा है ना, टिल द एज ऑफ 30, मतलब 30 साल की अवस्था तक इन्होंने 20 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर डाले थे, यानी पब्लिश्ड मोर देन 20 रिसर्च पेपर्स। तो अब देखिए क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि ज्या प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, एक तो सबसे पहले उसका बेस क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म है, मतलब बच्चे ज्ञान की संरचना कैसे करते हैं, संरचनावाद। दूसरा, यदि देखा जाए तो उन्होंने जो अपना स्टडी किया था अपने ही 3 बच्चों पे किया था, स्टडी हिज ओन 3 चिल्ड्रंस, अपने ही 3 बच्चों पे उन्होंने ये स्टडी कर रखी थी लंबे समय तक। यानी कि इनकी स्टडी को जो कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है कि जो ज्या प्याजे ने अपना एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया वो उसका टाइप क्या था? तो वो क्या, कौन सा टाइप है? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। तो लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्घ्य अध्ययन कहते किसे हैं? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होता क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी
स्टडी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है कि जो हमारे सैंपल होते हैं या हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अनचेंज होते हैं, यानी जिसको रिसर्चर ने चुन रखा है वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जो टाइम है वो चेंज होता रहता है। यानी कि एक निश्चित सैंपल्स को रखते हुए लंबे समय तक जब कोई अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। यानी कि अगर इसको हम एक फिगर के थ्रू समझना चाहें तो क्या है, जैसे मान लीजिए ये सैंपल्स हो गए, अब ये सैंपल्स हो गए और दूसरा अगर इसको हम ऐसे बनाएं तो ये हो गया टाइम रेफरेंस। अब देखिए सैंपल्स आपके फिक्स हैं, कितने हैं, 5 सैंपल्स, 1 2 3 4 5 सैंपल्स फिक्स हैं और टाइम आपका लगातार क्या है, चेंज हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और इसी तरीके से 19-20 ईयर तक। तो पियाजे ने भी यही किया था। देखिए पियाजे के केस में क्या था कि उनका जो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स थे कौन थे, उनके 3 अपने बच्चे, वो तो देखिए फिक्स थे, उन्होंने उसको 19-20 सालों तक अपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, उन्हों पर ही कंटिन्यू स्टडी की, कब तक, लगभग एडल्टहुड तक। और उसके बाद जो फाइंडिंग्स वो लाए उसी के द्वारा इस थ्योरी का निर्माण किया। तो इसलिए पियाजे के जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसको किस टाइप की स्टडी है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। नाउ अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टर्म्स। अब देखिए या पियाजे की थ्योरी पढ़ने से पहले हमें इनकी थ्योरी से संबंधित बहुत से इम्पोर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक इनकी थ्योरी में यूज़ किए गए इन शब्दों के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हम इनकी थ्योरी को भी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी साइकोलॉजिस्ट होता है वो अपनी थ्योरी में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज़ करता है और उस स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज़ करने का पर्पस भी स्पेसिफिक होता है, और उसकी थ्योरी में जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वह उस थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसी के द्वारा उस थ्योरी को अच्छे से समझा जा सकता है। तो जैसा कि देखिए पहला वर्ड इसमें जो है इनकी थ्योरी में कॉग्निशन है। अब देखिए शुरुआत में ही बात किया तो इनकी थ्योरी का टाइटल ही क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जिया पियाजे। तो कॉग्निशन क्या होता है, द एक्टिविटी, व्हाट इज कॉग्निशन, सॉरी, द एक्टिविटी ऑफ नोइंग एंड द प्रोसेस थ्रू विच नॉलेज इज एक्वायर्ड। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग ने कॉग्निशन पढ़ा था क्या होता है। तो कॉग्निशन क्या है, द एक्टिविटी ऑफ नोइंग एंड द प्रोसेस, जानने की वह क्रिया एवं प्रक्रिया जिसके द्वारा ज्ञान का संग्रहण किया जाता है। यानी कि कॉग्निशन क्या है, द एक्टिविटी ऑफ नोइंग एंड द प्रोसेस थ्रू विच नॉलेज इज एक्वायर्ड, यानी जिस माध्यम से, जिस क्रिया के माध्यम से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग ज्ञान को एकत्रित करते हैं। कोई भी बालक ज्ञान को एकत्रित करता है, संग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है, उसका संज्ञान कहलाता है। अब इस प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उस दिन हमने बात की थी। तो देखिए लिखा है कॉग्निशन कंसिस्ट थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन। यानी कि बच्चा अपने कॉग्निशन में या ज्ञान में वृद्धि कैसे कैसे करता है, बाय द हेल्प ऑफ थिंकिंग, सोचकर, अटेंशन, अवधान के द्वारा, मेमोराइजेशन यानी स्मृति में फिट करके, और परसेप्शन, प्रत्यक्षण यानी उसे देखकर, फील करके। तो कॉग्निशन में ये बेसिक एलिमेंट्स जो हैं काम आते हैं। नाउ आगे देखते हैं क्या है,
तो देखिए अब दूसरा टर्म जो इनकी थ्योरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखिए हम लोग कॉग्निटिव संज्ञान समझ गए कि क्या होता है, कॉग्निशन समझ गए क्या होता है। अब कॉग्निटिव के साथ डेवलपमेंट जुड़ गया यानी संज्ञानात्मक विकास। तो क्या है संज्ञानात्मक विकास? तो जैसा कि लिखा है, चेंज दैट अकर इन मेंटल एक्टिविटीज सच एज अटेंडिंग, परसीविंग, लर्निंग, थिंकिंग एंड रिमेंबरिंग। यानी कि क्या कि चेंजेस अकर इन चिल्ड्रंस मेंटल एबिलिटीज, जब बच्चे के मानसिक योग्यता में कोई परिवर्तन होता है, जब बालक के मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटीज, जब बालक के मेंटल एबिलिटीज में कोई परिवर्तन होता है उसके लाइफ टाइम। तो जैसे कि अब क्या परिवर्तन होता है, जैसे अटेंडिंग यानी कि उसके अवधान में, अटेंशन में, उसके परसीविंग के स्टाइल में यानी प्रत्यक्षण में, उसके अधिगम में, उसकी थिंकिंग में और उसकी मेमोरी में, रिमेंबरिंग में। यानी जब बालक की मानसिक योग्यता जैसे अवधान, परसीविंग, प्रत्यक्षण, अधिगम, थिंकिंग और मेमोरी में उसके जीवन में जितने जो भी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सिंपल सा भाषा में इसको ऐसे समझिए कि कॉग्निशन में जो डेवलपमेंट होता है समय के साथ, लाइफ टाइम, वही क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अब आगे देखते हैं थर्ड टर्म क्या है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। देखिए वैसे एपिस्टेमोलॉजी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की एक शाखा है एपिस्टेमोलॉजी, जिसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तो ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा इस बात का पता लगाता है कि ओरिजिन ऑफ नॉलेज क्या है, यानी कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस बात का पता लगाना क्या है, एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आता है। ओरिजिन ऑफ नॉलेज, किसी भी ज्ञान का ओरिजिन का कहाँ से हुआ है, कहाँ से प्रकट हुआ है वो ज्ञान, कहाँ से उस ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, जब हम इस बात के पता लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अब देखिए साथ में जुड़ा है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, पियाजे के टर्म में साथ में जुड़ा है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का भी सेम मतलब यही है कि बच्चों के टर्म में, बच्चे जो हैं, मतलब पियाजे ने कहा कि बच्चे स्वयं में ज्ञान की संरचना कैसे करते हैं, उस बात का पता लगाना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। इसीलिए पियाजे को कहा जाता है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। पियाजे ने यहाँ पर जो जेनेटिक टर्म यूज किया गया है इसको एक ओल्डर सेंस में यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है इसेंशियली डेवलपमेंट। जेनेटिक का मतलब यहाँ पर पियाजे के अनुसार क्या है, इसेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के अंदर वो अत्यावश्यक विकास जो कि बहुत ही ज़रूरी है, उसे इन्होंने क्या कहा है, जेनेटिक, या जो जन्मजात मिलते हैं उसे कुछ। नाउ आगे देखते हैं क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट? संरचनावाद, कंस्ट्रक्शन का क्या होता है, संरचना, और कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब संरचनी या संरचित, या संरचना करने वाला। यानी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्होंने लिखा है बच्चे के टर्म में, क्योंकि बच्चे को क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि वो ज्ञान की संरचना जो है स्वयं करते हैं। तो देखिए जैसा लिख रखा है, वन हु गेन्स नॉलेज बाय एक्शंस और अदरवाइज ऑपरेटिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू डिस्कवर देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि वो जो कि
किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्रिया करके, वर्क करके, ऑपरेशन करके ज्ञान प्राप्त करता है, या फिर ज्ञान की खोज करता है, या फिर किसी भी वस्तु की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट। देखिए लिखा है ना कि वो जो ज्ञान की प्राप्ति किसके किसके द्वारा करता है? किसी भी वस्तु में ऑपरेशन के द्वारा, यानी क्रिया करके उसकी विशेषताओं का पता लगाता है, खोजबीन करता है, ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करता है, तो वो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है इनकी थ्योरी का एडाप्टेशन। एडाप्टेशन शब्द से आप सभी लोग परिचित होंगे। एडाप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन करना। जैसे कि आपने वो कहावत भी सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष, यानी कि वातावरण की प्रकृति के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है एन इनबॉर्न टेंडेंसी टू एडजस्ट टू द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में वातावरण के प्रति अपने आप को एडजस्ट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग एडाप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं। यानी कि पियाजे का क्या मानना था कि बालकों में वातावरण के साथ समायोजन या एडजस्टमेंट करने की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। नेचुरल टेंडेंसी यानी जन्मजात क्षमता, या इनबॉर्न भी कह सकते हैं। नेचुरल या इनबॉर्न, जन्मजात भी कह सकते हैं। तो पियाजे ने कहा कि प्रत्येक बालक के अंदर अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण के प्रति एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, टेंडेंसी पाई जाती है, जिसे ही उन्होंने क्या कहा? अनुकूलन कहा। अब आगे वो क्या कहते हैं कि बालक जो भी अनुकूलन करता है, जो भी एडाप्टेशन करता है, बालक जो भी एडाप्टेशन करता है वो दो चीज़ों की हेल्प से करता है। अब दो चीज़ें क्या? दो सब प्रोसेस उन्होंने बताया। पहला बताया एसिमिलेशन के थ्रू और दूसरा बताया एकोमोडेशन के थ्रू। एकोमोडेशन यानी एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातकरण करना, और एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन करना। यानी कि पियाजे ने क्या कहा कि बच्चा जो भी अनुकूलन करता है वातावरण के साथ, उसमें दो उपक्रियाएं शामिल होती हैं। यानी उसके अनुकूलन, वातावरण के साथ अनुकूलन करने में दो उपक्रियाएं शामिल होती हैं। पहला, वह अनुकूलन करता है आत्मसातकरण के द्वारा। अगर आत्मसातकरण के द्वारा अनुकूलन करने में वो असमर्थ होता है तो वो समायोजन करता है। यानी इन्हीं दोनों को प्रोसेस के द्वारा, इन्हीं दोनों सब प्रोसेस के द्वारा बालक जो है अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामंजस्य बैठा पाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसातकरण क्या होता है। तो आत्मसातकरण के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बालक किसी समस्या के समाधान के लिए, जब बालक किसी समस्या के समाधान के लिए यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब बालक किसी समस्या के समाधान के लिए अपनी पूर्व सीखी गई अनुक्रियाओं यानी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अपने पूर्व अनुभवों या मानसिक संक्रियाओं का सहारा लेता है, मेंटल एक्टिविटीज। यानी कि पियाजे ने कहा कि जब बालक किसी भी समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से समायोजन करने के लिए, समंजन करने के लिए
अपने पूर्व अनुभवों का सहारा लेता है, पूर्व मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। तो इस स्थिति में वो क्या कर रहा होता है, समायोजन, आत्मसातकरण कर रहा होता है, एसिमुलेशन। यानी कि जब बच्चा अपने नए अनुभवों को अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर समायोजित करता है या आत्मसात करता है, तो ये क्या कहलाता है, आत्मसातकरण। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि बच्चे के मन में एक स्कीमा है, एक स्कीम है, कॉन्सेप्ट है डॉगी का या डॉग का, कि डॉग के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, 1 टेल होती है, और डॉग बार्किंग करता है। इस तरीके से बच्चे के अंदर एक प्रीवियस एक्सपीरियंस किसके प्रति है, डॉग के प्रति, प्रीवियस एक्सपीरियंस, पी लिखा है। अब उस पूर्व अनुभव के आधार पे, उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे, यदि कोई बच्चा नेक्स्ट मतलब आगे चल के हॉर्स को देखता है सबसे पहली बार, तो अब वह उस हॉर्स को देखते ही उस हॉर्स के बारे में कॉन्सेप्ट ये बनाएगा कि इसके भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है, और ये उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में फिट बैठ रहा है डॉग की तरह। यानी कि बच्चे के पूर्व अनुभव या प्रीवियस एक्सपीरियंस में हर 4 पैर वाला जानवर, एक पूंछ वाला जानवर क्या कहलाता है, डॉगी कहलाता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम जब उसने हॉर्स को देखा तो उसने अपने इस न्यू एक्सपीरियंस को अपने पूर्व एक्सपीरियंस से क्या किया, मैचिंग की, न्यू एक्सपीरियंस को पूर्व एक्सपीरियंस से, और उसने मैचिंग करने के बाद उस हॉर्स को किसके स्कीमा में डाल लिया, उस हॉर्स को डॉग के स्कीम में डाल लिया कि ये भी क्या है, डॉग है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, आत्मसातकरण करना। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, छोटे बच्चों की आदत क्या होती है, छोटे बच्चों की आदत होती है हर चीज़ को मुंह में डालना, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो वो किसी भी चीज़ को मुंह में क्यों डालते हैं, वो हर चीज़ को मुंह में इसलिए डालते हैं क्योंकि वह उसको किससे कनेक्ट कर रहे होते हैं, खाने की क्रिया से, ईटिंग से, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हर चीज़ जो है खाने की वस्तु है। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, ईटिंग, और वो कोई भी चीज़ देखता है तो वो सोचता है कि उसको खाया जा सकता है। तो ये क्या है, आत्मसातकरण का उदाहरण है। सॉरी। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द एकोमोडेशन, समायोजन क्या है। तो समायोजन भी बस बहुत सिंपल सा है कि जब हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस या जब बच्चे का प्रीवियस एक्सपीरियंस उसको न्यू एक्सपीरियंस के साथ मैचिंग नहीं हो पाती है, यानी जब प्रीवियस एक्सपीरियंस की न्यू एक्सपीरियंस के साथ मैचिंग नहीं होती है, तो बच्चा क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है अपने स्कीमा में, अपने स्कीमा में या अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में वो क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। और मॉडिफिकेशन करने के बाद अपने स्कीमा को वो अपडेट करता है। तो यही जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। ये क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। यानी कि जब किसी भी कॉन्सेप्ट में एसिमुलेशन द्वारा, आत्मसातकरण द्वारा काम नहीं चलता है तो बालक उस केस में क्या करता है, फिर समायोजन करता है। यानी अगर हम जैसे हॉर्स वाले एग्जाम्पल की ही बात करें तो जब बच्चा ये देखता है कि डॉग की तरह हॉर्स के भी 4 पैर हैं, एक टेल है, लेकिन फिर भी वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि जो हॉर्स का साइज है वो डॉग से काफ़ी बड़ा है, और उसका जो साउंड है वो भी डिफरेंट है
तो अब क्या है, बच्चे के अंदर एक कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम यानी संज्ञानात्मक असाम्यावस्था की अवस्था पैदा हो जाती है। तो उस केस में अब कोई मोर नॉलेजेबल देन अदर पर्सन या कोई जानकार व्यक्ति उसको बताता है कि हर 4 पैर वाला जानवर डॉगी नहीं होता है। यानी कि अब बालक क्या करता है, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस में क्या है, डॉग का कॉन्सेप्ट है। अगली बार जब उसने हॉर्स देखा तो उसको न्यू एक्सपीरियंस हुआ, और न्यू एक्सपीरियंस के आधार पर उसने एक नया स्कीम, नया कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अपने माइंड में डेवलप किया। तो जो न्यू एक्सपीरियंस उसने अपने माइंड में न्यू स्कीमा डेवलप किया, उसका नाम उसने क्या दिया, हॉर्स। यानी कि हर 4 पैर वाला जानवर डॉगी ही नहीं हो सकता है, कुछ हॉर्स भी होते हैं, कैट भी होते हैं, काऊ भी होते हैं। तो इस तरीके से हर एक टर्म का वो नया स्ट्रक्चर या स्कीम डेवलप करता रहता है अपने माइंड में, जैसे जैसे वो नए नए एक्सपीरियंसेस को ग्रास्प करता रहता है, वो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू नए नए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को अपने माइंड में सेट करता चला जाता है। तो अगर हम सिंपल से शब्दों में बात करें तो क्या कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बालक जब समंजन कर रहा होता है रियलिटी से, वास्तविकता से, तो पहले से परिचित योजनाओं या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से काम नहीं चलता है। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, अपने संप्रत्यय में, अपने कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज लाता है, चेंज इन देयर कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एकोमोडेशन। अब जैसे मान लीजिए, यही एक एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया डॉग वाला, इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई बच्चा जो है पहले उसके माइंड में कैट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और नेक्स्ट टाइम वो डॉग देखता है, तो वो मैचिंग करता है, किसी की मदद से देखता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं कर रही हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, तो वो अपने माइंड में एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाएगा कैट का, दूसरा बनाएगा डॉग का। इसी तरीके से देखिए, हमारे माइंड में बचपन से लेके, हमारे जन्म से लेकर आज तक बिलियंस ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स स्कीमा बने हुए हैं, जिसकी मदद से हम डेली टू डेली लाइफ में चीज़ों को पहचानते हैं। यदि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से काम नहीं चलता है तो हम नई चीज़ों को उसमें ऐड करते हैं, और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का जो फेज़ है हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइफ टाइम चलता रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एडॉप्टेशन क्या होता है। एडॉप्टेशन एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है जो कि वातावरण के साथ समायोजन करने का बच्चों में क्षमता देता है, और एडॉप्टेशन बच्चे कैसे करते हैं, 2 तरीक़ों से, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू। नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन हो गया, यानी कि द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग न्यू एक्सपीरियंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू एग्जिस्टिंग, यानी पुराने में जब नए एक्सपीरियंस को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, एसिमुलेशन कहलाता है। और द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट और अडॉप्ट टू न्यू एक्सपीरियंस, फिर जब हम एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, जो पहले की हमारी स्कीम्स हैं, उसमें नए एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। अब देखिए, बहुत देर से आप स्कीम सुन रहे होंगे, तो बहुत आपके मन में जानने की भी इच्छा होगी कि आखिर स्कीम है क्या, एग्जाम की स्कीम तो नहीं आ गई। तो चलिए देखते हैं क्या है स्कीम। तो छठा टर्म इनकी थ्योरी का जो मेन टर्म है, स्कीम। क्या होता है स्कीम? तो अगर हम बात करें स्कीम क्या है, तो देखिए लिख रखा है, एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ थॉट और एक्शन और बिहेवियर। यानी कि अगर सिंपल सी एक लाइन में बात करें तो स्कीम हम किसे कह सकते हैं? स्कीम होता है एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ थॉट या बिहेवियर, यानी कि विचारों का या व्यवहारों का संगठित पैटर्न ही क्या कहलाता है? हमारा स्कीम कहलाता है। विचारों का
या व्यवहारों का संगठित पैटर्न ही हमारा क्या कहलाता है, स्कीम कहलाता है। अब देखिए उसमें आगे क्या लिख रखा है, दैट वन कंस्ट्रक्ट्स टू इंटरप्रेट सम एस्पेक्ट ऑफ वंस एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक ऐसा व्यवहारों का पैटर्न जो कि कोई भी बालक अपने अनुभवों को जिसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करता है और उसका इंटरप्रिटेशन करता है, व्याख्या करता है। तो देखिए स्कीम को ही हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या मेंटल स्ट्रक्चर। स्कीम को ही हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या मेंटल स्ट्रक्चर। स्कीम इज ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी संज्ञानात्मक संरचना या मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है स्कीम्स। तो जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका डेली रूटीन है, जब वह स्कूल जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, सुबह उठता है, ब्रशिंग करता है, फ्रेश होता है, उसके बाद नहाता है, धोता है, उसके बाद ड्रेसअप होता है, ड्रेसअप होने के बाद अपने नोटबुक्स को बैग में डालता है, उसके बाद नाश्ता करता है, टिफ़िन रखता है, फिर बस स्टॉप पर, अगर वो बस से जाता है तो बस स्टॉप पर पहुंच जाता है, या फिर साइकिल से जाता है तो अपनी साइकिल उठाकर स्कूल पहुंच जाता है। अब देखिए ये एक स्कीम का एग्जाम्पल है। इस स्कीम के तहत बच्चे का एक देखिए ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, संगठित पैटर्न है कि बच्चा पहले सुबह उठा, फिर फ्रेश हुआ, उसके बाद ड्रेसअप हुआ, फिर नोटबुक्स रखी सारी बैग में, उसके बाद नाश्ता किया, फिर जूता पहना, जूता पहनने के बाद अपना बस स्टॉप पर या साइकिल से स्कूल को निकल गया। तो ये एक स्कीम का एग्जाम्पल है, यानी कि स्कीमा क्या है, एक व्यवहारों का संगठित पैटर्न है। इसी तरीके से और एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक वर्किंग मैन किसी ऑर्गेनाइजेशन में वह काम कर रहा है, तो उसका भी यही रूटीन होगा, सुबह उठकर तैयार होना, नाश्ता पानी करना, उसके बाद ऑफिस के लिए रेडी हो जाना। यानी इस तरीके से नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ स्कीम्स हमारे माइंड में हर चीज़ के लिए, हर पैटर्न के लिए बैठे हुए हैं। तो स्कीम क्या होता है, एक तरीके का मेंटल ऑपरेशंस का एक्सप्रेस्ड फॉर्म होता है, यानी जो हमारे मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारी मानसिक संक्रियाएं होती हैं, जो हमारे मेंटल ऑपरेशंस हैं, जो हमारी मानसिक संक्रियाएं हैं, उन्हीं का अभिव्यक्त फॉर्म, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ही हमारा क्या कहलाता है, स्कीम या स्कीमा। बस प्लूरल वर्ड है एक ही चीज़। तो देखिए मेंटल ऑपरेशन या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या मेंटल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए आगे क्या है, तो जैसा कि इसमें 7वां कॉन्सेप्ट लिख रखा है, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की अवस्था। तो साम्यावस्था क्या है, बैलेंस और हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वंस थॉट प्रोसेसेस एंड द एनवायरमेंट बाय द हेल्प ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। क्या मतलब हुआ इसका कि एसिमुलेशन और एकोमोडेशन यानी आत्मसातकरण और समायोजन के द्वारा जब कोई बच्चा या जब कोई व्यक्ति स्वयं और वातावरण के बीच में एक संतुलन की अवस्था को कायम रखता है या हार्मोनियस यानी सुसंगति की अवस्था को कायम रखता है, तो उसको क्या कहा है जय प्याजे ने, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम कंडीशन या साम्य धारण। तो इसमें हम लोगों ने दो चीज़ देखी कि बच्चा जो है अपने आप को साम्यावस्था में कैसे लाता है। तो पहले तो ये समझिए कि साम्यावस्था का मतलब क्या है। साम्यावस्था का मतलब ये है, एक एग्जांपल वही डॉग और हॉर्स वाला लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चे के अंदर डॉग का कॉन्सेप्ट पहले से एक स्कीमा बना हुआ है, अब आगे चलकर उसने हॉर्स देखा, यानी कि अब उसके मेंटल कंडीशन यानी कि मानसिक अवस्था और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाह्य वातावरण के बीच में क्या आ गया,
मानसिक असंतुलन की अवस्था आ गई, यानी डिसइक्विलिब्रियम। वो चौंक गया कि अरे मुझे तो यही पता था कि डॉग के 4 पैर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। जब उसने अगली बार हॉर्स देखा तो उसके दिमाग में एकदम उथल पुथल मच गया कि ये क्या नई चीज़ आ गई। तो अब उस नई चीज़ को बैलेंस करने के लिए अपने माइंड में न्यू एक्सपीरियंस को ऐड करने के लिए उसने किसका सहारा लिया? आत्मसातकरण का और एकोमोडेशन का। और इन्हीं के द्वारा वापस उसने अपना एक नया स्कीमा बना लिया हॉर्स का। और यही प्रोसेस अब क्या है, उसका जो मस्तिष्क है फिर से किस अवस्था में आ गया? साम्यावस्था की अवस्था उसने पा ली। तो यही चीज़ है कि अपने विचारों और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में साम्यावस्था स्थापित करना ही क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और यह साम्यावस्था बालक कैसे एक्वायर करता है? बाय द हेल्प ऑफ एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं क्या है। डिसेंट्रेशन, विकेंद्रण क्या होता है? तो विकेंद्रण क्या होता है? बालक के अंदर जब बालक जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसके अंदर विकेंद्रण का गुण भी विकसित होता जाता है। तो विकेंद्रण होता क्या है? द एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम एट अ सेम टाइम। यानी जब बालक के अंदर एक ही समय में एक ही समस्या के प्रति जब बालक के अंदर एक ही समय में एक ही समस्या के प्रति भिन्न भिन्न रूपों से सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है। भिन्न भिन्न रूपों से सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को इन्होंने क्या कहा है? डिसेंट्रेशन। क्या कहा है? इसी प्रोसेस को विकेंद्रण कहा है, डिसेंट्रेशन कहा है। यानी कि इसको ऐसे हल्का फुल्का समझ लेते हैं कि किसी वस्तु या कॉन्सेप्ट के बारे में ऑब्जेक्टिव और वास्तविक ढंग से सोचने की जो क्षमता है, ऑब्जेक्टिवली यानी वस्तुनिष्ठ ढंग से, ऑब्जेक्टिव और रियलिस्टिक वास्तविक ढंग से सोचने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है? विकेंद्रण कहलाती है। यानी कि डिसेंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेट ऑन मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम एट अ सेम टाइम। अब देखिए 9th टर्म जो है आपका कंजर्वेशन, जिसको हम लोग संरक्षण भी बोलते हैं। तो क्या होता है कंजर्वेशन, संरक्षण? तो कंजर्वेशन या संरक्षण का मतलब जैसा कि देखिए लिख रखा है, द रिकॉग्निशन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस डू नॉट चेंज व्हेन इट्स अपीयरेंस इज अल्टर्ड इन सम सुपरफिशियल वे। कहने का मतलब क्या है कि जब बालक अपने वातावरण या अपने इन्वायरमेंट में परिवर्तन, जब बालक वातावरण में, इन्वायरमेंट में परिवर्तन, चेंजेस और कॉन्स्टेंसी, स्थिरता, यानी कि जब बालक के अंदर वातावरण में होने वाले परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, दोनों को पहचानने, आइडेंटिफाई करने और समझने की क्षमता हो जाती है, तो यही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। यानी कि जब बालक किसी वस्तु के रूप रंग के परिवर्तन और उस वस्तु के परिवर्तन के गुणों को अलग अलग करने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन। यानी कि इसको अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए बच्चे के सामने अगर 100 ml का ही एक चौड़ा ग्लास रख दिया जाए
और 100 ml का ही एक लंबा ग्लास रख दिया जाए और बच्चे से ये पूछा जाए कि ज़्यादा वाटर किस में है, दोनों को भर दिया जाए। तो जब बच्चा यह समझने लगेगा कि शेप्स डजेंट मैटर इफ़ वॉल्यूम्स आर सेम, यानी आयतन अगर सेम है और शेप जो है डिफरेंट हो, फिर भी उसके कैपेसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंटेनर के। जब बच्चा ये समझने लगता है तो इसी गुण को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन का गुण, संरक्षण की आवश्यकता या संरक्षण। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पियाजे की थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे? एडॉप्टेशन, अनुकूलन, इक्विलिब्रियम था, साम्यधारण था, डिसेंट्रेशन था, और आपका एसिमुलेशन था, स्कीम था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कॉग्निशन क्या होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अब पियाजे की थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोगों ने देखा कि उनकी थ्योरी से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट आगे हम लोग इनकी थ्योरी पढ़ेंगे जो कि 4 अवस्थाओं में बांटी गई है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो मुख्यतः 4 अवस्थाओं में बांटी गई है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। आशा करता हूँ आपको बेसिक टर्म्स इनकी थ्योरी के समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।